सुनो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो सीट्स के सारे डाउट्स तुम्हारे हो गए हैं? जीएनएल सर ने ले लिया है सारे डाउट्स? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फिजिक्स के लेक्चर्स कम हुए थे एक दो वीक में, तो यस नेक्स्ट सर। वीक में थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? तो तैयार रहना। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, किसके बीच में लगता है? तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होगा, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया है v0, तो ये सरफेस ब्लॉक का एंड टेबल का कांटेक्ट में है एंड देयर इज ए रिलेटिव स्लिपिंग। सो इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और तुम देखते हो कि अगर सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा और उसको वेलोसिटी दे दिया और कुछ दूर बाद जाके वो रुक जाता है। अगर स्मूथ सरफेस होता तो नहीं रुकता, वो कंटिन्यू करता, मूव करता हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बट वो रुकता, उसका रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स ना पीछे लगेगा, तभी तो इसको रिटार्ड करेगा, डिसलेट करेगा। फ्रिक्शन चाहता है कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशंस को, रिलेटिव स्लिपिंग को वो अपोज करता है। तो कह सकते हैं फ्रिक्शंस अपोजेज मोशन, नहीं रिलेटिव मोशन। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन में है तो उसको अपोज करेगा। क्या फ्रिक्शंस तभी लगेगा जब रिलेटिव स्लिपिंग है, या रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ भी है? रिलेटिव शिपिंग। हाँ, एकदम सही बताया। अगर एक ब्लॉक है और एक इंक्लाइन प्लेन पे हमने इसको रख दिया और तुम देखोगे कि ये रेस्ट में है, सपोज ऐसे रहता है, ये सपोज इंक्लाइन प्लेन, देखो ये मेरा हाथ इंक्लाइन प्लेन हुआ और ये ब्लॉक देखो ऐसे रखा हुआ, रेस्ट में है, मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है मेरा हाथ। नो रिलेटिव स्लिपिंग, बट ये आना चाह रहा है कि नीचे जाए। ये समर्थ, बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो तुम? सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो उसमें से मैंने सारे नोट्स लिख लिए, तो अभी वापस नोट्स लिखने की जरूरत है या नहीं लिखूं? नहीं, जरूरत नहीं है। ओके सर। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, बट there is tendency of relative slipping। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। अच्छा, मैं स्लो बोल रहा था, थोड़ा तेज बोलूंगा। बट देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। सो इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और तुम इसमें गेस कर सकते हो फ्रिक्शन फोर्स ना इधर लगेगा, ब्लॉक। तो मैं फ्रिक्शंस का अगर डेफिनेशंस दूं ना, और अगर अब ऐसे बात करता हूँ थोड़ा सा फ्रिक्शंस के बारे में, कि कॉमन लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स बहुत जगह पे लगता है, तुम्हें पता है।
तुम वॉक करते हो, तुम लिखते हो, तुम जो पेन से लिख रहे हो वहां भी फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। तुम्हारा सारा मोशंस कहीं भी देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स है, बिकॉज रिलेटिव मोशंस हो रहा है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। कार ड्राइव कर रहे हो, कार क्यों एक्सेलेरेट करता है ग्राउंड पे, रोड पे? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। हम लोग वॉक करते हैं, चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम लोग लाइफ कैसे होता, बहुत ही डिफरेंट टाइप का लाइफ होता, है ना। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी भी है हमारे लाइफ के लिए, और फ्रिक्शंस कुछ सेंस में निगेटिव भी है। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस तुम देखते हो कि तुम्हारे शूज घिस जाते हैं, 2 साल बाद पुराना हो जाता है, फट जाता है। कार के मशीन्स खराब हो जाते कार हैं। के मशीन्स खराब हो जाते हैं, वियर एंड टियर। फ्रिक्शंस को कम करने के लिए उसको में ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। तो कहीं फ्रिक्शंस निगेटिव भी है और कहीं फ्रिक्शंस के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो अभी हम लोग जनरली बच्चे कभी कभी फ्रिक्शंस को ना कहते हैं कि फ्रिक्शंस डिजायरेबल नहीं है, फ्रिक्शंस ऑलवेज अनडिजायरेबल। तो दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कुछ मैसेज आया, देख लेते हैं। यस, फ्रिक्शनलेस थिंग्स नहीं बनाया, फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। हम कोई भी ऐसा सरफेस को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए इट टेंड्स टू बी फ्रिक्शनलेस, बट कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। उसके रीजन भी देखेंगे, वाई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा जनरल केस जाते हैं कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। व्हेन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, तो इसमें बस एक डेफिनेशन टाइप का लिखा आता हूं। जब भी दो सरफेस, whenever contact two surfaces are in contact, and they have relative slipping हाँ, or tendency to relative slipping, and either there is, एकदम सही बताया, there is relative slipping और देखो दोनों केस हमने दिखा दिया, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग then there will be frictional force हाँ, between them. बहुत बढ़िया। रिलेटिव स्लिपिंग, देन देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स, बहुत बढ़िया। देन देयर विल बी, कोई रट्टा नहीं मारना है, देयर विल बी फ्रिक्शन इधर लिखा है बुक में। force, there will be friction force between the two surface एक सेकंड, between the two surface और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? Opposite to the relative हाँ, velocity. फ्रिक्शन फोर्स act in such a way that it opposes relative motion. Relative velocity. Friction act in such a way that it, इसको लैंग्वेज पूरा अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा होगा, सिर्फ सेंस समझो क्या है। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, और जो फ्रिक्शन होगा वो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन एक्ट्स इन टेंजेंशियल टू द surfaces in contact, है ना, ठीक है। अरे पहला ही पेज है ना सर?
हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर ये पहला ही पेज है ना फ्रिक्शन का? हाँ पहला ही पेज होगा। सो देखो इसमें क्या क्या चीज हमने लिखा है, इसको एक बार मेंशन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है। पहला चीज बोला कि सरफेस फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब कांटेक्ट में होना चाहिए, पहला पॉइंट है ना। दूसरा, आइदर रिलेटिव स्लिपिंग हो या टेंडेंसी हो रिलेटिव स्लिपिंग का, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फ्रिक्शंस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, नॉट ओनली मोशन। कुछ बच्चे गलती पढ़ लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज मोशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। और चौथा पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। चलो सर इसका एग्जांपल। हाँ अभी तो सब एग्जांपल्स ही कराएंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स कराएंगे, डोंट वरी। अच्छा हर्षवर्धन ने कुछ पूछा है, द सर फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स एट intermolecular level. Yes, that is why electromagnetic force. Is it right? Yes, हर्षवर्धन, इंटरलॉकिंग है, एक एटम दूसरे एटम पे फोर्स लगा रहा है और जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ही है। कॉमन लाइफ में जितने फोर्स आते हैं अदर देन ग्रेविटेशन, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर बोलो सर, जैसे हम किसी भी जगह सो बच्चों फ्रिक्शंस जो होगा, हमने दो केस लिया था, एक में रिलेटिव स्लिपिंग था, जहां पे रिलेटिव स्लिपिंग है तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और तुम्हारे लिए जो टफ सवाल आएंगे, टफ कब होगा, फ्रिक्शंस में मिस्टेक्स कब होंगे, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का केस रहेगा, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं सपोज एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा है और यही पूरा फिजिक्स, फ्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट यही है, हार्ट ऑफ द फ्रिक्शंस यही है जो अभी मैं समझा रहा हूं 2 मिनट, तो एकदम इसको ध्यान से देखना, बहुत है इंपॉर्टेंट। एक ब्लॉक लिया जिसका मास m, और अभी मैं पूछूं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, व्हाट आर द फोर्सेस, देन यू विल से दैट कि एक mg और अनदर इज n, जो ऊपर लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, n इक्वल टू mg है, ब्लॉक रेस्ट में। अब किसी ने कहा क्या करते हैं, एक छोटा सा फोर्स इस पे लगा दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, f is increased from 0। f को पहले बहुत छोटा 0 से बढ़ाते जाओ। आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। मुझे नहीं दिख रहा सर। चलो अभी दिखेगा, देखो f को क्या किया, 0 से बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले 0.001 न्यूटन, फिर 0.5, फिर 0.1, फिर 0.2 ऐसे बढ़ा रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। F इक्वल टू लगाया 0.001 न्यूटन, ये ब्लॉक रेस्ट में ही रह गया, ब्लॉक मूव नहीं किया, हिला भी नहीं। अगर ये परफेक्टली स्मूथ होता, सिर्फ यही फोर्स होता कैपिटल F, ये दोनों तो बैलेंस कर लिया, तो ये ब्लॉक को एक्सेप्ट करना चाहिए, कम ही एक्सेशन से मूव करता, बट करता तो। मतलब इस F को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आ गया है और वो फोर्स इस F को बैलेंस कर रहा है, मतलब इधर लग रहा है।
यहीं से फोर्स लगा सकता है, हॉरिजॉन्टल टेबल लगा रहा है स्मॉल एफ का वैल्यू बढ़ा दिया, एफ का वैल्यू 0.02 कर दिया, ये स्मॉल एफ भी बढ़ जाएगा। ब्लॉक रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0 है, तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्मॉल एफ जो होगा वो कैपिटल एफ के बराबर रहेगा। कैपिटल एफ बढ़ रहा है, स्मॉल एफ भी बढ़ रहा है। तुम देखो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। So if you draw the graph between a small f versus capital F, what you will find कि जैसे से कैपिटल एफ बढ़ा रहा है, स्मॉल एफ भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये ब्लॉक अब जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा। अब थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया, वो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और जब मूव करने लगा तो वो मूव कर रहा, अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा। और जो काइनेटिक होगा एक पॉइंट के बाद इतना से ज्यादा लगा दिए तो अब फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, इतना होता है, वो कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं एफ के। और अभी जो लग रहा था, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इस रीजन में, वो जो था इस रीजन में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। सर इसमें ये स्लिप पहले नहीं कर रहा जब था। सेक्शन, हाँ बोलो। सर वो मूव कर रहा था क्या ब्लॉक पहले सेक्शन में, मतलब जब बढ़ रहा था नहीं, फ्रिक्शन? ब्लॉक रेस्ट में था ना। ओके। मैंने क्या कहा, पहले ब्लॉक रेस्ट में है, अब हमने छोटा सा फोर्स लगाया, अभी क्या देखा, ब्लॉक रेस्ट में है, नहीं एक्सेट किया, और फोर्स लगाया, नहीं एक्सेट किया, और लगाया, नहीं एक्सेट किया, बढ़ाते गए, एक पॉइंट पे ये जस्ट अबाउट टू मूव है। तो उस केस में फ्रिक्शन जो लग रहा है अभी जस्ट रोक के रख पा रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक मूव करने लगेगा। जब ब्लॉक मूव करने लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का एक वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं एफ के। तो मतलब फ्रिक्शन का लिमिट है सर, इसके बाद वो नहीं बढ़ सकते। हाँ, उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता, यही चीज मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि देख लेना वीडियो पहले एक बार, तो तुम्हें दोबारा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ सर। सो रफली जो अभी हमने थोड़ा सा डायग्राम दिखाया है कि जो मैक्सिमम वो थोड़ा ज्यादा और काइनेटिक थोड़ा कम है, रफली यही होता है। सर जब रिलेटिव स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कितना होता है, तो सम कांस्टेंट इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्स एन पे डिपेंड करता है, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ मैक्सिमम भी सम कांस्टेंट, उसको बोलते हैं म्यू एस, एस फॉर स्टैटिक, इनटू एन। इन जनरल mu s is slightly greater than mu k, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में म्यू एस और म्यू के सेम दिया रहेगा, सिंपली लिखा रहेगा म्यू। तो म्यू एस और म्यू के को इक्वल दे देगा, है ना। यस हर्षवर्धन बताएंगे, कोल्ड वेल्डिंग ये सब हम लोग लास्ट में बताएंगे। ये एंगल अगर पूछा जाए तो ये थीटा तुम लोग बता सकते हो कि 45 डिग्री होगा, बिकॉज स्लोप कितना है, 1 है। एंड सर देन ऐसा क्यों?
म्यू एस म्यू के से थोड़ा सा बड़ा, ऐसा क्यों होता है? ये प्रैक्टिकली ऐसा है, दिस इज प्रैक्टिकल फैक्ट, मतलब फैक्ट, दिस इज फैक्ट। सर क्योंकि वो जस्ट मोशन में जाने के पहले एक्सट्रीम तक पहुंचता है, इसलिए क्या सर? हाँ, म्यू एस एक्सट्रीम इसको तक थोड़ा पहुंचता है आगे, इसलिए। हाँ, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अभी सोचो कि ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने। और आपने एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? म्यू एस एन है क्या वो? हाँ, एन है, और ये जो एन है वो एन क्या है? नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके बीच का नॉर्मल फोर्स। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन। क्या हमेशा म्यू एस इंटू एन लगेगा? वो एडजस्टेबल है। जीरो से लेकर के म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, जीरो से लेकर के एफ लिमिटिंग उसको लिख देता हूं, या एफ मैक्स भी बोलते हैं उसको, और ये कितना लिखते हैं? म्यू एस इंटू एन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दिस इज सेल्फ एडजस्टेबल, जितना जरूरत होता है उतना ही लगता है। उसको ब्लॉक को चाहता है कि रोक के रखे, रोक के रखने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है उतना लगेगा, बट उसका एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक वो ट्राई करता है, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो हाथ उठा देता है कि अब मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? स्लिपिंग हो जाएगा। जब स्लिपिंग हो जाएगा तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हमने नाम दे दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, विच इज रफली रिमेन्स कांस्टेंट। यहां तक क्लियर? यस सर। आज बच्चे पूरे नहीं आए हैं, सिर्फ 28 स्टूडेंट हैं, और काइनेटिक तो बड़ा आसान है बच्चों। एफ के लिख देता हूं, के फॉर काइनेटिक। काइनेटिक जो होगा वो होगा सम कांस्टेंट म्यू के इंटू एन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कुछ बच्चे ना ये एन के जगह पे डायरेक्टली एमजी बोल देते हैं, तो डायरेक्टली एमजी मत बोलना। अगर मैं कभी पूछूं किसी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, कितना लगेगा, तो तुम कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स कुड बी एनीथिंग बिटवीन 0 to मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मैं सवाल करता हूं डायरेक्टली, फ्रिक्शन का थ्योरी हो गया, बच्चों एक ब्लॉक है, इसको ना वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू दे दिया, मतलब म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू है। पूछ दिया हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव, before it comes to rest. So इसको अगर सॉल्व करना है तो पहला चीज तो ये बताओ कि फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक। बहुत बढ़िया, ये डिसाइड किया, फ्रिक्शन फोर्स विल बी काइनेटिक, रिलेटिव स्लिपिंग है ना।
ये पावर कट हो गया इसलिए लाइट चली गई है। सो काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक कितना लगता है, म्यू के इंटू एन। म्यू एन इतना, यहाँ पे कितना है, एम जी। सो अगर मैं पूछूं एक्सेशन कितना होगा तो कहोगे एफ बाई फोर्स बाई मास। लेकिन ये वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए एक्सेशन जो है वो ऐसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब तो एक्सेशन कांस्टेंट है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, सबको आ गया होगा इसका आंसर। s निकालना है, v फाइनल 0, u है v नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2a माइनस म्यू जी इंटू s। अब बहुत सारे बच्चों ने s का जवाब दे दिया है। v नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ये सबको आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल। लेकिन यही सवाल अगर मैंने पूछ दिया बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसका वेलोसिटी ना v नॉट ऊपर दे दिया है और एंगल थीटा है, मैं पूछूंगा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कोई बताएगा, और किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन। तो ये ऊपर जा रहा, फ्रिक्शन फोर्स कहेगा नहीं यार ऊपर मत जाओ, इसको रोकना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इतना सबको समझ में है। और ये फ्रिक्शन जो होगा वो होगा काइनेटिक, और ये कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। डायरेक्शन हमने दिखा दिया है। म्यू एन कितना लिखूं, एम जी या कुछ और, mg sin cos थीटा, cos थीटा सर cos cos थीटा थीटा होगा। आएगा। कॉस थीटा होगा, बहुत बढ़िया, एम जी कॉस थीटा, बिकॉज एम जी इधर, ये एंगल थीटा तो बहुत बार बता इसका चुके, x कंपोनेंट एन जो हो जाएगा ये एन है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। किधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन Down the लगेगा। incline. डाउन द इंक्लाइन लगेगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सा है, इस पे और कौन सा फोर्स है, एक mg है, एक फ्रिक्शन है, एक n है। एक्सेलरेशन जो भी होगा डाउन द इंक्लाइन होगा। फोर्सेज कौन सा है, mg साइन थीटा, और कौन सा है प्लस f, दोनों डाउन द इंक्लाइन इसलिए प्लस लिखा। लेकिन वेलोसिटी इधर था, एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए एक्सेलरेशन जो हो जाएगा माइनस ऑफ दिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पुट कर दोगे, मास से डिवाइड कर लोगे, तो मास से क्या, तो ये बच जाएगा g साइन थीटा प्लस f का मैग्नीट्यूड लिखना है बिकॉज डायरेक्शन हमने दिखा दिया है। हमने पूछा कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर इट स्टॉप, क्या पूछा था, डिस्टेंस या टाइम, डिस्टेंस पूछा था, तो v स्क्वायर माइनस एक्सेशन जो होगा माइनस होगा माइनस दिस,
ये माइनस माइनस चला जाएगा, u के जगह पे v नॉट था, v नॉट, s इक्वल टू आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2 g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मुझे लगता है कि सबको ये आ गया होगा। सर आपने ये एस के पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वाला टर्म। नहीं समझा क्या? S निकल गया, टाइम ऑफ Sn निकालना है, v इक्वल टू u प्लस at से, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू t। सो टाइम ऑफ Sn आ जाएगा बहुत ही इजिली v नॉट अपॉन जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब बच्चों मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ पे जाके रेस्ट में आ गया, क्या रेस्ट में ही रह सकता है या स्लाइड कर सकता है नीचे? मैंने दे दिया, सपोज ये नीचे स्लाइड कर सकता है, कर रहा है, ठीक है ना, मैंने ये दे दिया, तो फिर से वो इनिशियल पोजीशन आने में कितना टाइम लगेगा? 2 into v naught by g sin theta plus nu cos theta. टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, नीचे आने का टाइम, मतलब टोटल टाइम निकाला, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अभी तो टाइम ऑफ डिसेंट सिर्फ बताया, कोई जल्दीबाजी में कहेगा सर इसी का डबल हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ डिसेंट यही होता है, ये गलत है, क्योंकि टाइम ऑफ मोशंस में देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट में mg का कंपोनेंट जो है g साइन थीटा, वो इसको एक्सलेट करा रहा है और फ्रिक्शन डी एक्सेलरेट करा रहा है, और फ्रिक्शन जो है वो डिसलेट करा रहा है। सो नेट एक्सलेशन for downward motions क्या होगा? एक्सेशन विल बी mg साइन थीटा नीचे माइनस फ्रिक्शन म्यू इंटू n, n यहाँ पे तुम लोगों ने बताया सर mg cos थीटा होगा, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय मास, सो g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मोशंस के लिए, एक्सेलेरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, सॉरी फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट में क्या पता है, क्या वेलोसिटी पता है? नहीं, यहाँ पे किस वेलोसिटी से पहुंचेगा v2 ये भी निकालना है, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, s इक्वल टू हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। s का वैल्यू यहां से पुट कर दो, जो निकाला है हमने, s का वैल्यू पुट कर दो, यू विल फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट ऑल्सो। तो ये तुम्हारा काम है, निकालना है, इससे हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। सो एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पे कुछ सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया, G का वैल्यू जो लेना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है कैलकुलेशंस के लिए। म्यू दोनों सरफेस और ब्लॉक के बीच में दिया हुआ, म्यू के 0.4, म्यू एस 0.5। अगर F का वैल्यू 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो पहला चीज तो ये हमें डिसाइड करना है, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है। रेस्ट में तो स्टैटिक लगेगा, लेकिन अभी रेस्ट में आप फोर्स लगा के उसको मूव करा सकते हैं ना, फोर्स लगा दिया तो एक्सलेट करना शुरू कर सकता है। सर रेस्ट में होगा, मैक्सिमम वाला ढूंढेंगे, पहले मैक्सिमम वाला ढूंढेंगे, क्या बात है, फिर बहुत डिसाइड बढ़िया,
तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम निकाल लेते हैं कि एफ लिमिटिंग क्या है या एफ मैक्सिमम की बात करें, दोनों सेम ही चीज है। क्योंकि सर वो तो होता है म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस हो गया तुम्हारा 0.5 इंटू एन 2g 20 न्यूटन। mg, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल 5 मैक्सिमम 10 लग सकता है और हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया 5 लगा के हम चाहते हैं मूव कराना। फ्रिक्शन फोर्स क्या कहेगा, मुस्कुरा देगा, बच्चों हम जाने नहीं देंगे ब्लॉक को। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का ही। 5 न्यूटन। किसी ने कितना लगा दिया, कहा दिया चलो थोड़ा फोर्स बढ़ा देते हैं, 8 न्यूटन लगाया। फ्रिक्शन फोर्स कितना फ्रिक्शनल 8 लगेगा, रहेगा। 8 न्यूटन रहेगा। लेकिन किसी ने लगा दिया 12 न्यूटन का फोर्स, 0.4 इंटू 20 रहेगा। अब 12 न्यूटन, ये तो 10 न्यूटन। अब वो बेचारा कहेगा यार अब तो हमारे बस से बाहर चला गया, हाथ खड़ा कर देगा, मैं अब रोक नहीं पाऊंगा। सो क्या हो जाएगा इस केस में, रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग। फ्रिक्शन जो होगा वो हो जाएगा काइनेटिक, और किसी ने आंसर सही सही बता दिया, म्यू के 0.4 इंटू एन, एन इज 2g, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। तो कहेंगे कि ब्लॉक विल एक्सलेट, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इन थर्ड केस? कहोगे सर एफ हमने लगाया है 12, फ्रिक्शन लगा है 2 मीटर पर 8, सेकंड मास है 2 kg का, तो 12 माइनस 8 हो गया नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा क्या इस बात को? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान देना। अभी म्यू के सब सेम देते हैं 0.6। थोड़ा आसान देता, वैल्यू दे दिया 37 डिग्री दे दिया। एफ का वैल्यू ले लेते हैं 40 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अभी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले इसको मूव कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल cos कंपोनेंट। F cos 37, 40 into cos 37 is 4/5, 32 न्यूटन का फोर्स। What is the maximum friction? Mu into n। अब मैं नहीं निकाल रहा कि क्या है। अब तुम लोग बताओ कि whether the block will slip or not। relative रिलेटिव स्लिप होगा सर स्लिप। कॉलम 1 में F का वैल्यू लेंगे, कॉलम 2 में तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स बताना है। यस सर। तो फर्स्ट केस में F का वैल्यू ले लिया 40 न्यूटन, और तुम लोगों ने कहा सर रिलेटिव स्लिपिंग होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये बताओ। एनीवन जो कॉन्फिडेंस जिसको है वो बताए। रिलेटिव स्लिपिंग होगा, दैट इज करेक्ट। 30.6 इंटू 26। 30 न्यूटन 30 न्यूटन सर। जिसने 30 न्यूटन बताया उसका आंसर गलत है। सर पॉइंट में आ रहा है सर। सर नॉर्मल अलग आएगा ना, क्योंकि एक वर्टिकल Yes, कंप्लीमेंट। यही तो चेक करने के लिए हमने दिया था। सर 15 पॉइंट कुछ आ रहा है सर।
म्यू के इंटू म्यू के तो 0.6 ही है, म्यू के इंटू एन, और n इजकल टू तुमने गलती से फिर से ले N लिया plus- 5g mg ले लिया, तो 0.6 इंटू एन, एन कितना होगा देखना, 5g नीचे है 50 minus 24 और n ऊपर है, f का भी कंपोनेंट ऊपर एक sin थीटा। तो मैं बता रहा हूँ 55g हो गया और माइनस ऊपर वाला 24 हटा देंगे, दैट इज 24. 24, 0.6 इंटू 26 है ना, 15 point something। 15.6। समझा क्या ये? Yes. F इजकल टू दे दिया Yes, sir. F इजकल टू दे दिया 20 न्यूटन। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? इस केस में जो फोर्स मूव कराने वाला है वो तो F का कंपोनेंट है, F का वैल्यू 20 लिया तो 20 cos 37 16 न्यूटन 16 न्यूटन आता है। और अब चेक करते हैं कि 16 है और F मैक्सिमम कितना है। देखना सेकेंड केस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं F मैक्सिमम, फर्स्ट केस के लिए F मैक्सिमम इतना आया था, है ना, 0.6 into 38। हाँ 0.6 इंटू 50 माइनस 20 cos sin 37, 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन, तो 0.6 इंटू 38 है ना, 22.8. 22.8 मैक्सिमम इतना लग सकता है। और लगा कितना रहे? 20 न्यूटन। 16, लेकिन 20 का कंपोनेंट लेंगे, 16 मूव कराने वाला Horizontal में 60। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ 16 लगेगा। समझा क्या? तो सेकंड का आंसर 16 होगा। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो बच्चों आज बड़ा कम बच्चे हैं, शायद मैं ऑफ ये लिया हूं